हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अपना आप बेस्ट दे रहे होंगे। बाकी आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का आगे का टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने मॉलिक्यूलरिटी और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, 0th ऑर्डर, ये सारी चीज़ें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरी कंप्लीट कर ली। दैट इज़, मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन तीन टर्म्स पे डिपेंडेंसी होगी और वो तीन टर्म्स हमें पूरे चैप्टर में ब्रॉडली पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, पहला क्या था? कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा कैटलिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम कोलिजन थियरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इन तीनों में से हमने कंसंट्रेशन पूरा आपको समझा दिया है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0th ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई थी, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा आ गया था। ठीक है, वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी को ही बताता है। कंसंट्रेशन पूरा एंड हो चुका है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। पूरे अच्छे से हर एक टॉपिक को क्लियर करके समझाया है, इवन कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगवाए हैं। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स और दिए भी थे कि आप अपने से उसको सॉल्व करिए। ठीक है, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये केमिकल काइनेटिक्स या जितने फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, ये न्यूमेरिकल इनके इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आपने लगाया है तो अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं। पूरे चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल ही आता है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, बाकी आगे की टॉपिक्स हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी आज मैं पूरा ख़त्म करने वाला हूँ। टेम्परेचर डिपेंडेंसी, जिसमें हम अरेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, अरेनियस इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं उनके इक्वेशन। ठीक है, मैथमेटिकल उसका इक्वेशन, ठीक है, कितने फॉर्म्स में है मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, कैसे रेट कॉन्स्टेंट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट रहेगा, उसके साथ साथ कोलिजन थियरी हम पढ़ेंगे और चैप्टर को इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम चैप्टर को एंड कर लेंगे। ठीक है, तो हो तैयार? करोगे वार? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं हमारे चैप्टर में इस वीडियो में क्या है खास। तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको पढ़ना है और बहुत ब्रॉडली पढ़ना है। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे मैंने बताया था कि एक एक्यूरेसी के साथ, अप्रॉक्सीमेशन के साथ, कि अगर अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस तक हम इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं किसी रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। यानी कोई रेट ऑफ रिएक्शन अगर 10 मिनट में हो रही थी और आपने 10 डिग्री सेल्सियस उसका बढ़ा दिया, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। यानी अब वो रिएक्शन 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ रही बात? कितने मिनट में कंप्लीट हो जाएगी? 5 मिनट में। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो थी क्या हो गई? डबल हो सकती है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, यानी जैसे जैसे आप 10 डिग्री सेल्सियस आप इंक्रीज करते हैं, वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी स्टार्टिंग में, वही चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आज एक्यूरेसी के साथ पढ़नी है, क्योंकि हम पढ़ेंगे अरेनियस इक्वेशन। वो पूरा कंप्लीट बताता है। मैंने कहा अराउंड डबल हो जाएंगे, लगभग डबल। तो लगभग नहीं, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमें पूरा कंप्लीट टेम्परेचर कितना डिपेंड कर रहा है वो पूरा हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, दस रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज। भाई रेट ऑफ रिएक्शन का हो या रेट कांस्टेंट को, बात एक ही पड़ेगी, क्योंकि रेट लॉ में हमने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट इक्वली होते हैं, मतलब दोनों चीज़ें एक ही बराबर की हैं। ठीक है, तो हम जो रिलेशन आता है वो रेट कांस्टेंट से रिलेट करता है। ठीक है, इसीलिए रेट कांस्टेंट, क्योंकि जो अरेनियस इक्वेशन है वो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो अगर रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए रेट कांस्टेंट से रिलेट किया जाता है और हर जगह आपको रेट कांस्टेंट से रिलेट करके ही बताया जाएगा। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर वही चीज़ मैं अप्रॉक्सीमेशन ही बता रहा हूँ अभी, कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो उससे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल।
ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब अब जो रिएक्शन 10 मिनट में हो रही थी वो रिएक्शन उससे हाफ टाइम में होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब 5 मिनट में हो जाएगी। स्पीड बढ़ी है ना, टाइम थोड़ी, जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा ना, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन में था, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। जनरली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। टू कैलकुलेट दिस वैल्यू हम एक क्वांटिटी ऐड करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बनाया हुआ फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी ये कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इससे पूछ लिया जाता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, ठीक है, रेट कांस्टेंट K10 अपॉन KT प्लस 10 अपॉन KT। मतलब रेट कांस्टेंट तब जब हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है, ठीक है, तब का रेट कांस्टेंट, और जब, ठीक है, जो T डिग्री सेल्सियस पे कितना रेट कांस्टेंट की वैल्यू थी, वो दोनों को डिवाइड करोगे, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। और वो बताएगा कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर डबल हो रहा है कि ट्रिपल हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्या डबल ट्रिपल, रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन, समझ में आया। ठीक है, तो ये डिफाइन किससे किया जाता है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट से किया जाता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, हमसे कह दिया, एक क्वेश्चन में रिलेट कर देता हूँ एक क्वेश्चन से, ठीक है, कि हमारे पास एक रेट है, एक रिएक्शन है, जिसका रिएक्शन के लिए, जिस रिएक्शन के लिए, ठीक है, जो के यहाँ पे एक टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू है, TC की वैल्यू है, ठीक है, वो दे दी है 2, ठीक, और कह रहा है कि K की जो वैल्यू है, ठीक है, K की वैल्यू T टेम्परेचर पे वो कितना है, मान लीजिए कुछ 10 है, ठीक है, 10 मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट कि जब K 10 प्लस T किया जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी KT की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, 2, तो KT पे, यानी जब K10 की वैल्यू निकालनी होगी तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, यानी हमें पता है कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, समझ में आ रही बात, तो यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है, 2 का मतलब क्या हुआ कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो यहाँ K की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। अगर कोफिशिएंट दिया है और K की वैल्यू दी है T डिग्री सेल्सियस पे, तो 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पे K की वैल्यू क्या आएगी, वो निकाल सकते हैं ना। ठीक है, इस तरह से ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जनरली पूछ लिया जाता है 1 नंबर 2 नंबर में, तो आपको ये बात याद रखनी है, अप्रोक्सीमेशन याद रखना है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि 2 से 3 इसी के बीच आएगा, 2.5 हो गया, 2.6 हो गया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो इसके लगभग आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना है कि मान लो अगर T टाइम पे, T टेम्परेचर पे अगर डिग्री सेल्सियस K की वैल्यू अगर मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन X है, ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा दिया आपने, मान लीजिए T प्लस 10 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर T प्लस आपने कितना कर दिया, T प्लस 20 कर दिया, ठीक है, तो 2x का डबल होगा, ये नहीं होगा 3x होगा, इस टेम्परेचर का डबल होगा, तो यहाँ पे 4x आ जाएगा। मान लीजिए T प्लस 30 कर दिया, तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो प्रीवियस वाले का डबल होगा, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 8x आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए कह दिया कि 10 डिग्री सेल्सियस पे किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन x है, बताइए 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करोगे आप, तो आपको जोड़ के करना है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, 2x हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, 4x, 40 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, 8x, 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो गया, 16x, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस पे 32x, 70 डिग्री सेल्सियस पे 64x, तो उसका डबल 128x, यानी 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, 128x हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, मतलब जितना डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते जाओगे वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x डबल होती जाएगी। समझ में आया? क्लियर हुई बातें? नहीं क्लियर हुई? ठीक है, हो गई ना, है तो अच्छी बात है, तुम तो टैलेंटेड बच्चे हो भाई। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम इफेक्ट ऑफ, ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है, कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू समझ में आ गया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एक्यूरेट वैल्यू।
एक्यूरेट वैल्यू में अरहीनियस साहब आए जिन्होंने एक इक्वेशन दिया और कहा रिलेट करता हुआ, ऐसा एक इक्वेशन है जो रिलेट करता है के यानी रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर से, ठीक है। और भाई आप स्टार्टिंग में पढ़ते आ रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है। तो वही रिएक्शन यहाँ, वही इक्वेशन, रिलेट करता हुआ इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, k = a e⁻⁻ अब ये इक्वेशन, ठीक है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और उसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि ये इक्वेशन क्या होगा और इसके, ठीक है, इसका एक कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि टेम्परेचर आपको दिया रहेगा, आर की वैल्यू, आर यहाँ पे क्या है, सब सारे टर्म्स मैं डिफाइन करता हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आते हैं जिसमें के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। पहले टर्म समझ लेते हैं। तो यहाँ पे के जो है ये है रेट कांस्टेंट, किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ए क्या है, ए को कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर, अरहीनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये एक्सपोनेंट है ना, तो एक्सपोनेंट के जस्ट पहले आ रहा है, इसीलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, और अरहीनियस इक्वेशन से आया है तो इसलिए अरहीनियस फैक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। ए की वैल्यू ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये वैल्यू आपको दी रहेगी क्वेश्चंस में, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने को होता है तो ये वैल्यू दी रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और क्या है, ई तो एक्सपोनेंट फैक्टर है, ये तो जान ही रहे हैं। यहाँ पे ई ए, ये ई ए इंपॉर्टेंट है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, पूरा अच्छे से डिफाइन करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ही पढ़ना है आगे, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है यहाँ पे, आर है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि हम यहाँ पे वैल्यू क्या यूज करते हैं 8.314, ठीक है। ये यूज करेंगे, ये वैल्यू आपको कांस्टेंट, यहाँ पे यही वैल्यू क्या करनी है, यूज करनी है एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो ये पूरा रिलेशन क्या बता रहा है कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट बता रहा है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी अभी बता रहे हैं क्या होता है, ठीक है, ये भी फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा, ठीक है। और आर जो है, ठीक है, आर ये क्या है, ये भी फिक्स है, यानी वेरी क्या कर रहे हैं, वेरी तो टी कर रहा है और के कर रहा है। के बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, वैसे इंक्रीज करती है, ठीक है। जनरली ये इंक्रीज ही करती है, समझ में आया। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही है, ठीक है। जैसे पहले हम लोग रिएक्शंस करते थे, तो हम लोग, अभी आप लोग करते होगे कि भाई कोई रिएक्शन दे दी गई और लैब में आप बैठे हो, वहाँ पे कोई रिएक्शन करने को दे दिया गया और आपकी रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो रही है, मतलब वो कलर जो सर ने बोला था वो कलर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप सर के पास जाओगे तो वो यही कहेंगे सीधे कि जल्दी से ले आके उसको गर्म कर दो, अभी थोड़ी देर बाद वो कलर आ जाएगा। तो हीट करने से क्या हो रहा है कि वो रिएक्शन तेजी से हो जा रही है, ठीक है, जल्दी हो जाएगी, जितना देर में होना था उससे पहले ही हो गई, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। समझ में आया, क्लियर हुई, आगे बढ़े, ठीक है। अब ये बात आती है कि अरहीनियस इक्वेशन आया कहाँ से, ठीक है, इतना ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई थी ये आया कहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइन करता हूँ, देन मैं उस टॉपिक पे चलता हूँ, उस चीज़ को भी मैं बताऊँगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी रिएक्टेंट को, कि वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, ठीक है। समझ में आया, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को पार करनी होती है, ठीक है, एनर्जी बैरियर को पार करना होता है, ठीक है, जिससे कि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। मतलब उसके पास एनर्जी कुछ अपनी रहेगी, ठीक है, लेकिन जरूरी है कि एक अग्नि परीक्षा देना, ठीक है। जब तक वो अग्नि परीक्षा नहीं दे देता तब तक वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ठीक है। और वही अग्नि परीक्षा वाली एनर्जी जो है वही कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया, नहीं समझ में आया। जैसे मान लो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इससे समझाते हैं। जैसे मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी है, ठीक है, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इधर एनर्जी दी हुई है, ठीक है। ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, प्रोडक्ट की एनर्जी ये है, ठीक है। आना कहाँ है रिएक्टेंट को, यहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ठीक है। लेकिन फिर
फिर भी इसको ये रिएक्टेंट इस रास्ते से आके प्रोडक्ट नहीं बना सकता, ठीक है, इस रास्ते से आके प्रोडक्ट नहीं बना सकता, इसको एक बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। बिना इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस किए, इस अग्नि परीक्षा को दिए, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। और यही जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी उसकी है उससे और जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उसी एनर्जी को, जो एनर्जी गैप आता है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। और यहाँ से अगर यही एनर्जी हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी जो होगी, ठीक है, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। समझ में आई समझ में बात, ठीक है। यानी पूरा ये जो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी होगी, जीरो से लेके यहाँ ट्रांजिशन स्टेट यहाँ तक की एनर्जी, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती। लेकिन यहाँ रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी तो पहले से थी, ठीक है। अब उसको वो थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी और चाहिए जिससे वो ये बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो वो जो थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, वो जो कि उसको क्या कर देगी, एक्टिव कर देगी, जिससे वो एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होके क्या बनाएगा, फॉर्मेशन किसका करेगा, फॉर्मेशन करेगा प्रोडक्ट का। समझ में आ रही बात, किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है बातें। तो वही लिखा है यहाँ पे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कौन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, रिएक्टेंट, जो कि रिक्वायर्ड होता है क्या करने के लिए, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए। बैरियर है, अग्नि परीक्षा है, इसी को क्रॉस करना है, तब वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। समझ में आया। अब चीज क्या हुई, बात क्या हुई कि रिएक्टेंट, ठीक है, अब रिएक्शन जो हो रही है, ठीक है, उसमें ये कंडीशन लग गया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तभी कर सकता है जब वो एनर्जी क्रॉस करेगा, ठीक है। इस एनर्जी बैरियर को, इस अग्नि परीक्षा को देके जाएगा तभी। इधर तो पूरा स्मूथ है, इधर तो पूरा स्मूथली आ जाएगा, लेकिन इस बैरियर को क्रॉस करना है, ठीक है। क्रॉस कर लिया तो आप अग्नि परीक्षा जीत गए, और अग्नि परीक्षा जीत गए तो आप, ठीक है, वो, ठीक है, आप प्रोडक्ट फॉर्म कर लोगे, ठीक है। इसीलिए क्या बनाया गया, क्या किया गया, एक ग्राफ बनाया गया, ठीक है। अब वो ग्राफ मैं बताता हूँ, एनसीईआरटी में दिया भी है वो ग्राफ, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्राफ क्या है, ग्राफ किसके किसके बीच है, तो ग्राफ है, देखिएगा आप, ठीक है, अब ग्राफ देखिएगा, एक बार चेक करिएगा, ठीक है। ग्राफ किसके किसके बीच है, देखिए ध्यान से, मैं बनाता हूँ, आपको बताता हूँ। ग्राफ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हमने ले लिया है साइड में एनर्जी, ठीक है। और इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, देखिए मैं दिखाता हूँ। इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बनता है, आप देखेंगे तो ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे जाके ये एनर्जी ले रहे हैं ना इस साइड में, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने एनर्जी लिया है, तो यहाँ पे जाके एक्टिवेशन एनर्जी है। अब क्या दिख रहा है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, जिनकी एनर्जी इतनी है, ठीक है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी इतनी है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है, इतनी है एनर्जी, ठीक है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी कहाँ पे, इतनी है, इतनी एनर्जी उनके पास है। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एनर्जी बैरियर को क्या कर गए हैं, पहले से उनके पास इतनी एनर्जी थी कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर गए हैं। देखिए यहाँ पे इतनी एनर्जी, यही एनर्जी बैरियर था, इस एनर्जी बैरियर को कुछ मॉलिक्यूल्स, भाई ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है ना, ठीक है। ये जो पूरा हम ये बना रहे हैं, ये वॉल्यूम है किसका, उन मॉलिक्यूल्स का जो, ठीक है, जिनके पास इतनी एनर्जी है, वही तो ग्राफ बना है। समझ में आ रही बात। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं इसके अंदर जिनका एनर्जी क्या है, आपके एनर्जी बैरियर से ज़्यादा है, ठीक है। जो एनर्जी बैरियर से ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से वो पूरा उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर गए हैं, और क्रॉस कर गए हैं, एक्टिवेशन एनर्जी से उनकी एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए एनर्जी बैरियर क्रॉस कर गए हैं, और क्रॉस करके ये क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी जिनकी ज़्यादा थी वो तो चले गए, लेकिन मैक्सिमम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए यहाँ पे ग्राफ, ये जो ग्राफ का पीक है वो यहाँ बन रहा है, यानी मैक्सिमम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं
सबसे ज़्यादा ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी क्या है, कम है, इसलिए ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एनर्जी नहीं ज़्यादा है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को दिखा रहा है। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, ठीक, समझ में आ रहा है। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कैसी है, ठीक है, ऐसी इतनी है कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो भाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एनर्जी दे दी जाए तो एनर्जी के बाद जो ग्राफ बनता है वो देखिए ऐसे बन जाता है, ठीक है, ऐसे बन जाता है ग्राफ। ऐसे बन जाने का मतलब देखो इतना ऊपर उठ गया कि नहीं, आ गया, मतलब अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए कि एनर्जी देते ही, मान लो ये T1 टेम्परेचर पे था, तो अब एनसीईआरटी में देखेंगे ये T2 टेम्परेचर पे है, और T1 अगर T1 लेसर है T2 से, तो T2 एनर्जी क्योंकि बढ़ गई तो देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर, एक्टिवेशन एनर्जी यही थी, इस लाइन के इधर आ गए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए, मतलब अब एनर्जी देते ही कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनकी एनर्जी ज़्यादा थी, और जैसे ही उनको एनर्जी और मिली तुरंत वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर गए और मॉलिक्यूल्स का और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने लगे, ठीक है। और बढ़ा हो गया एनर्जी, तो और क्या होने लगेगा यहाँ पे, और मान लीजिए यहाँ पे बढ़ा दिया, तो अब ये ऐसे बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी कंटेन करने लगे और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए जिनके पास जो एबल हो गए हैं कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, ठीक है। ये ग्राफ बना और इस ग्राफ से ही निकाला गया, ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो थे उन्होंने निकाला इक्वेशन कि ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि क्या कर दे रहे हैं, क्रॉस कर दे रहे हैं एनर्जी बैरियर को, ठीक है, ठीक, क्रॉस कर दे रहे हैं किसको, एनर्जी बैरियर को, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उनको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस ई ए अपॉन आर टी से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस ई ए अपॉन आर टी से, समझ में आ रही बात, ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी वजह, यहीं से ये इक्वेशन, यहीं, अब भाई जितना टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो ये भी वैल्यू बढ़ेगा ना, ठीक है, क्या ये वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ेगा। और जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे के भी बढ़ रहा था, तो के बढ़ेगा, के यानी कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ इसी चीज़ को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। मैंने क्या कहा, जो ग्राफ बनाए थे उस ग्राफ में फिर से दिखा देते हैं आपको ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे था FOM, ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी थी, ठीक है। और ग्राफ, पहला वाला ग्राफ कैसे बन रहा था, ऐसा, ठीक है। दूसरा वाला ग्राफ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, दूसरा वाला जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा बन रहा था, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बढ़ गए थे, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस केस में क्या हो गए, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, और ये हमारा मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अब बढ़ गए, T2, ये मान लो T2 टेम्परेचर पे है, कितने पे है, ये T2 टेम्परेचर पे, ये T1 टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आपने बढ़ाया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स EA के बाहर यानी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। तो इसी चीज़ को बोल्ट्जमैन साहब ने, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने किससे रिप्रेजेंट किया, कहा कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो जिनकी एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, किया उन्होंने EA अपॉन ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT से, ठीक है। और जब ये चीज़ आएगी तो ये रिलेट करता है किससे, भाई ये तो रिलेट करेगा आपके के से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो के भी तो बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है तो के बढ़ेगा तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT के, हो जाएगा कि नहीं। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो यहाँ पे ए वो बैलेंस फ्रीक्वेंसी फैक्टर आता है और ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, ये आपका इक्वेशन आ जाता है, फाइनल इक्वेशन जो कि अरेनियस साहब ने दिया है। समझ में आया, यही इक्वेशन तो है जो पीछे बताया अभी, जिसमें के क्या है, रेट कांस्टेंट, ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर अरेनियस फैक्टर,
ठीक है, अरीनियस कांस्टेंट बोल सकते हो, और उसके साथ ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई क्या है, मैंने बताया एक्टिवेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि चाहिए होता है रिएक्टेंट को एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए टू फॉर्म द प्रोडक्ट, और आर क्या है यहाँ पे रेट कांस्टेंट, सॉरी गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर एट विच रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ रही बात, समझ में आया, जिस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन चल रही है वो टेम्परेचर है, क्लियर हुआ। तो पहला तो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, दूसरा एक और रीजन होता है किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने का, जो मैं आगे बताऊंगा कोलिजन थ्योरी से, कि ओरिएंटेशन उनका यानी कोलिजन उनका सही होना चाहिए। सही से मतलब है कि साइमल्टेनियस होना चाहिए और इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग उधर भी बताई थी जब मैं आगे बता रहा था, ठीक है, तो जब मैंने कैटलिस्ट बताया था तब भी बताया था ये चीज़, ठीक है, कि कोलिजन जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट का कोलिजन होता है, और कोलिजन थियरी यही कहती है कि रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं, तो रिएक्टेंट जो कोलाइड करते हैं उनमें ओरिएंटेशन, उनमें कोलिजन क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और अगर इफेक्टिव कोलिजन है तभी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कोलिजन ये नहीं कि मतलब मान लीजिए यहाँ पे दो पेन हैं, ऐसे कहीं से भी आके टकरा रहा है, मान लीजिए पेन है, ठीक है, कहीं से भी आके कोलिजन हो रहा है तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करें। कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब बराबरी से कोलिजन कर रहा हूँ, बराबरी से, इस तरह से कोलिजन कर रहा हूँ, ठीक है, बराबरी से जब कोलिजन करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन करेंगे, साइमल्टेनियसली कोलिजन करेंगे, तब जाके फॉर्मेशन होता है, किसका, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन ओरिएंटेशन की बात, कोलिजन की बात कोलिजन थियरी में आएगी तो वो बाद में चीज़ें बताएगी, इसीलिए पहले एक्टिवेशन एनर्जी को ही इंट्रोड्यूस किया गया है, मैंने इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे बताई, समझ में आया, ठीक है। सबसे बेसिक चीज़ क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और वही चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, और वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर जाए भाई, नहीं क्रॉस है, जैसे होता नहीं है, एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है, जैसे मान लो आपके मम्मी पापा आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, ठीक, कोई चीज़ चाहिए तो आपको कहते हैं ना कि बेटा 12th है इस बार, ठीक है, क्रॉस कर लो, इतना % क्रॉस कर लो, एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लो, ठीक है, एनर्जी बैरियर क्रॉस कर ली, 80% 90% कुछ भी उन्होंने एनर्जी बैरियर दे दिया और कह दिया कि क्रॉस कर लो ये एनर्जी बैरियर, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये चीज़ ले आके दे देंगे आपको, ठीक है। 10th में भी हो सकता है बोला हो कि भाई ये 90% ले आओ, 90% ले आओगे तो हम आपको मोबाइल दे देंगे, आपको ये दे देंगे, आपको वो दे देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, वही चीज़ रिएक्टेंट के पास भी है कि एनर्जी उसके पास है, लेकिन एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, ठीक है, और क्रॉस कर लिया तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, आराम से हो गया। समझ में आई बात, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अरेनियस इक्वेशन। मैंने कहा था कि अरेनियस इक्वेशन यानी टेम्परेचर डिपेंडेंसी मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, तो वही चीज़ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ना है। कैसे अरेनियस इक्वेशन से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए टेम्परेचर दिया है, ठीक है, और टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो k की वैल्यू में डिक्रीज या इंक्रीज कितना होगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे उसके लिए हम इक्वेशन निकालेंगे, और वही चीज़ें हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, हमारा इक्वेशन क्या था भाई, अरेनियस इक्वेशन क्या था, उसी को हम डिराइव करते हैं, ठीक है। अरेनियस इक्वेशन था कि k इज इक्वल टू, ठीक है, k इज इक्वल टू a डॉट e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही था। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ, ठीक है, साइड। अच्छा, ln और log में अंतर आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको समझ में नहीं आया होगा। अभी यहाँ हम ln ले रहे हैं। ln का मतलब होता है log ऐसा जिसमें बेस क्या हो, e हो, और log का मतलब सिंपली अगर log लिखा है तो समझ जाइए log में बेस कितना है, 10 है, क्योंकि जो हम वैल्यू लॉगरिथम की वैल्यू निकालते हैं वो log बेस 10 की निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने log ले लिया, दोनों साइड ले लिया, ठीक है। log यानी बेस e वाला हमने लिया, ठीक है। ln ले रहे हैं तो ln k इज इक्वल टू ln, ठीक है, a डॉट e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। और ln का log का फॉर्मूला होता है कि जब भी log m मल्टीप्लाई n है, ठीक है, तो वो प्लस में आ जाता है ना, ठीक है, दोनों प्लस हो जाते हैं। तो ln k इज इक्वल टू आ जाएगा ln a प्लस
ln e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है? कल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको देखने में परेशानी होगी। ठीक है, तो ln इज इक्वल टू ln k इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे ln a। ठीक है, और यहाँ पे बताया था कि जब भी log लगा होता है तो log में जो भी यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है अगर उसके कुछ भी पावर में होता है तो पावर आगे आ जाता है। पावर आगे आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ई ए अपॉन आर टी माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, और ln e टू द e और यहाँ पे बेस e है तो यहाँ पे बेस e की वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? लॉग में जब भी जितना बेस हो और जितना ठीक है क्वांटिटी हो ln बेस e। ठीक है, ln लिख दिया है तो बेस e का मतलब वही सेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और 1 हो जाएगी तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन बनेगा देखिए ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, log e की वैल्यू जो होती है वो हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? फाइनल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, फाइनल इक्वेशन ये नहीं है लेकिन ये फाइनल इक्वेशन बन सकता है अगर आप चाहें तो। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ठीक है log बेस 10 में हम बदल लेते हैं। तो log बेस 10 में बदलने के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं? जितने प्रीवियस बच्चे हैं हाथ उठाओ, कमेंट करो जल्दी से, पॉज करके कमेंट करो। क्या करते हैं भाई? कुछ याद है? याद कर लिया करो ना। ठीक है, क्या करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.303 लॉग ठीक है लॉग के हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 2.303 लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 से माइनस यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस देखिए ध्यान से, वेट अ मिनट इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कितना आएगा? माइनस ई ए अपॉन ठीक है आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2.3 है, 2.3 है, इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे लॉग ठीक है लॉग पूरे को डिवाइड कर देते हैं 2.303 से। लॉग के इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग ए ठीक माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ठीक है, अब ये फाइनल इक्वेशन बन गया आपका भाई। कहीं कहीं मैंने दोनों इक्वेशन इसीलिए आपको बताए हैं, डिब्बे में कर दिए हैं क्योंकि ये भी पूछ लेता है कभी कभी, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 2.3 अरे सर आपने 2.303 तो बताया ही नहीं था। तो क्यों नहीं बताया था? क्योंकि यहाँ बेस ई है इसलिए नहीं बताया, यहाँ पे बेस 10 है इसलिए बता रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब यहीं पे इसी इक्वेशन से एक बार IIT JEE में एक क्वेश्चन पूछ लिया कि लॉग ये जो k है लॉग k और t के बीच 1 अपॉन टेम्परेचर के बीच में इक्वेशन पूछ लिया, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ लिया कि बताओ ग्राफ कौन सा ग्राफ है जो ये लॉग k लॉग बेस 10 वाला ठीक है k और 1 अपॉन टेम्परेचर के बीच में बताइए ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो आप ही बताइए कुछ दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है भाई? दिख रहा हो तो बताइए। देखिए यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को और अच्छे से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ log k इज इक्वल टू ठीक है ध्यान से देखिएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी इधर कर ले माइनस ई ए ठीक है अपॉन 2.303 आर ठीक है और 1 अपॉन टी को अलग कर दिया 1 अपॉन टी इज इक्वल टू सॉरी प्लस यहाँ पे आ जाएगा log a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? log a आ गया और ये कुछ रिलेट कर रहा है किसी से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिलेट कर रहा है क्या? एम एक्स प्लस सी कर रहा है ना भाई। देख लो y एक्सिस पे log k है तो y ठीक है और ये पूरा क्वांटिटी ठीक है कांस्टेंट है क्योंकि ई ए जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? और 2.3 जहाँ पे एक बात और याद रखिएगा NCERT में ये लाइन पूरी लिखी हुई है जैसे मैंने कहा EA ठीक है, तो EA और A यानी EA क्या एक्टिवेशन एनर्जी और A यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये दोनों जब तक आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं तब तक आप इनको टेम्परेचर डिपेंडेंट मान के नहीं चलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? है NCERT में पूरी लाइन लिखी हुई है
ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये इसमें मैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान के ही ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको भी जब तक ये मेंशन नहीं रहता है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तब तक आप कोई चेंजिंग टेम्परेचर के साथ इनकी नहीं करेंगे। किसकी एक्टिवेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फैक्टर की, ठीक है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि E A और एज्यूम करके चलना है कि E A और A जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ ये तो वेरी करेगा नहीं, R कांस्टेंट है, 2.303 कांस्टेंट ही है, तो ये तो कांस्टेंट पे चला गया। टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो 1/T यहाँ पे रख दिए, और ये log A क्या है, मैंने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बताया, तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या है, y = mx + c से कंपेयर हो सकती है, और कंपेयर हो सकती है तो यहाँ पे देखो ये 1/T के पहले क्या आ रहा है, यानी m आ रहा है, यानी स्लोप कैसा है, निगेटिव स्लोप है, तो हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनता है, ठीक है। और इसका ये इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट आ जाएगा, ये दूसरे से लिख लेते हैं, इंटरसेप्ट बताइए कितना आएगा, इंटरसेप्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे वैल्यू, ध्यान से देखिए, ये इंटरसेप्ट है और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी log A, कितनी आ जाएगी, log A आ जाएगी, ठीक है। यही तो है C को तो इंटरसेप्ट कहते हैं, और C की जगह क्या है यहाँ पे, log A। और ये इसका स्लोप कितना रहा है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, स्लोप इसका कितना आएगा, स्लोप होगा यानी m = हो जाएगा -EA कितना आएगा भाई, -EA 2.303, ठीक है, 2.303 R, ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो स्लोप होता है उसकी वैल्यू हमेशा, एक तो y2 - y1 आपने अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ्स वाले जानते होंगे, बायो वाले हो सकता है ना जानते हो कि स्लोप की वैल्यू कितनी होती है। तो स्लोप की जो वैल्यू होती है वो होती है tan थीटा, कितनी होती है, tan थीटा होती है, स्ट्रेट लाइन के स्लोप की, ठीक है। तो tan थीटा कभी कभी IIT JEE में क्वेश्चन ले आके tan थीटा से रिलेटेड पूछ लेता है कि बताइए इतना एंगल बन रहा है तो यहाँ पे EA की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, बन सकता है। मैं आगे नेक्स्ट वाले स्लाइड पे बताता हूँ आपको कि ऐसा क्वेश्चन क्या हो सकता है, बन सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए, यहीं पे बता देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो आपका ग्राफ है ये यहाँ तक टच करा दिया, ठीक है, और यहाँ पे बता दिया कि ये एंगल मान लीजिए कितना है, 45 डिग्री है, कितना डिग्री है, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 45 माइनस कर लो 135, हाँ 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 135 डिग्री। अब कह दिया कि tan थीटा की वैल्यू, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू इतनी आ रही है भाई 135 से आप tan थीटा की वैल्यू निकाल ही सकते हैं, कितना आएगा, आई थिंक tan थीटा -1 आएगा, ठीक है, -1 आ गया, -1 tan थीटा की, यानी इसकी स्लोप की वैल्यू आ गई, स्लोप की वैल्यू -1 आ गई, यानी m की वैल्यू आपको पता चल गई, r की वैल्यू आपको पता है 2.303 पता है, -EA की वैल्यू यानी EA की एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि नहीं। तो सीधे आपसे कह देगा कि अगर एक स्लोप है, ठीक है, क्वेश्चन कैसा बनेगा, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में जो log K और 1 टेम्परेचर के बीच, ठीक है, जो 1 टेम्परेचर यानी रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ बन रहा है उसमें स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आ रहा है वो कितना डिग्री आ रहा है, वो डिग्री आ रहा है 135 डिग्री, ठीक है, इतना एंगल बना रहा है। बताइए यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको डिग्री पता चल गया, यानी कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल स्लोप बनाएगा, ठीक है। अब ये स्लोप में रख दीजिए, tan थीटा में रख दीजिए, tan थीटा की वैल्यू आएगी, tan थीटा क्या होता है, स्लोप ही होता है, m = भी tan थीटा होता है, m = कितना होता है, tan थीटा। तो आपने यहाँ पे वैल्यू जब रख दी, ध्यान से सुनिए, आपने जब यहाँ पे वैल्यू रख दी, मेंशन कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं m की वैल्यू, और m की वैल्यू इक्वल है किसके, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला m की वैल्यू इसके भी इक्वल है -EA 2.303 R के, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ रखिए, उसके बाद क्या करिए, r की वैल्यू 2.303 दिया ही है, यहाँ से EA की वैल्यू निकाल लीजिए। समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा, नहीं पड़ा, पड़ गया ना, तो बोलो ना, समझ में आया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मिल सकते हैं, आपको सॉल्व जरूर करिएगा। लास्ट जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है मैं क्वेश्चंस का भंडार लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है, भंडार लेके आऊँगा, ठीक है, तैयार रहिएगा बस, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट
स्लाइड पे आए, ठीक है। अब देखिए पूरा इक्वेशन तो आपको मिल गया, ठीक है। इक्वेशन तो हमारा ये मिल गया कि लॉग किसके किसके बीच रिलेशन है भाई, रिलेशन हमारा किसके किसके बीच है, ध्यान से देखिए आ गया रिलेशन। यहाँ पे आया है कि जो हम रिलेशन चाहते थे आया है log k, ठीक है, इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, ठीक है। अब टेम्परेचर पता है, ई ए पता आपको दे दिया, ए की वैल्यू दे दिया, तो आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये फाइनल इक्वेशन आपका आ जाता है किसका, अरहीनियस इक्वेशन का, जो मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। एक और इक्वेशन यहाँ से बनता है, अगर क्या कर लिया जाए, अगर ऐसा कर दिया जाए कि टेम्परेचर, जैसे अभी मैंने बताया टेम्परेचर कोफिशिएंट वाली बात, कि जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो के की वैल्यू चेंज होती है फॉर अ रिएक्शन, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई रिएक्शन दे दी गई, एक रिएक्शन दे दी गई, और उस रिएक्शन के लिए कहा जा रहा है कि टेम्परेचर पहले T1 था, अब क्या कर दिया, टेम्परेचर T2 कर दिया, तो बताइए K की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ऐसे इंक्रीज होता है, लेकिन कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर अ रिएक्शन A प्लस, ठीक है, A2 प्लस B2, ठीक है, रिएक्शन करके क्या बनाए हैं, 2AB बनाए, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए कहा जा रहा है कि पहले टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर कितना हो गया, T2, और जब टेम्परेचर T1 था तो वैल्यू कितनी थी K की, K1, और जब टेम्परेचर T2 कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पे K2 हो जा रहा है। यानी कि टेम्परेचर T2 जो है वो ज़्यादा है किससे, T1 से। पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा मेंशन रहेगा, मेंशन रहना चाहिए, समझ में आ रही बात, ठीक है। तभी वैल्यू आगे बढ़ेगी, यानी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, चीज़ें आगे क्या होंगी, सॉल्व होंगी। T2 यानी बड़ा है T1 से, ठीक है, और T1 से लेके हम कहाँ तक जा रहे हैं, T2 तक जा रहे हैं। तो अगर इसी के लिए हम इक्वेशन ये क्या कर दें, लिख दें, तो हमारा काम हो सकता है, ठीक है, कर सकते हैं। लिख लेते हैं पहले, ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखता हूँ, देखिए ध्यान से। पहले टेम्परेचर T1 था, तो एट T1 टेम्परेचर, एट T1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन आएगा log K1 इज इक्वल टू log A, भाई ये तो कांस्टेंट है, एक ही रिएक्शन की बात की जा रही है ना, तो उस रिएक्शन के लिए फ्रीक्वेंसी फैक्टर तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ठीक, माइनस ई ए भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसी रिएक्शन की बात की जा रही है, और उसी रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो तो कांस्टेंट रहेगी भाई। रिएक्टेंट को एनर्जी बैरियर पार करना है ना, तो एनर्जी बैरियर क्या होगा, सबके लिए बराबर, मतलब जो मॉलिक्यूल्स के लिए हर एक मॉलिक्यूल एक एनर्जी पे नहीं रहेगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी तो सेम रहेगी रिएक्टेंट के लिए, समझ में आया। एक्टिवेशन एनर्जी तो बैरियर है, वो बैरियर तो कांस्टेंट रहेगा ना, यानी कि ई ए बराबर ए कांस्टेंट हो गया 2.303 आर भी कांस्टेंट, यहाँ पे आ गया T1 एट T2 इज इक्वल टू log K2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T2 हो गया, आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अब क्या कर लेते हैं, इसी इक्वेशन को दोनों को डिवाइड कर देते हैं, या फिर नहीं डिवाइड ना करें, डिवाइड करेंगे तब तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हम कर देते हैं इसको log K2, हाँ माइनस कर देते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या कर दें, डिफरेंस निकाल लें, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम करते हैं कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो नाउ subtract subtract first from second equation, yeah, first from second तो क्या आ जाएगा, log K2 minus K1 is equal to लॉग, ये कट जाएगा ना भाई, ये कट जाएगा, और कट जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, क्या देख लीजिए ध्यान से, वैल्यू आ जाएगी भाई, पहले में से दूसरा वाला दूसरे वाले में से पहला माइनस करना था, तो दूसरा वाला पहले आ जाएगा, यानी माइनस ई ए अपॉन
2.303 आर T2 माइनस, ठीक है, माइनस पहले से लगा, एक माइनस तो सब्सट्रैक्ट वाला लगा, एक माइनस पहले से लगा था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे मैथमेटिक्स वाले, बायो वाले बोले हो जाएगा, मैथमेटिक्स वाले तो जानते ही हैं, बायो वाले बोले हो जाएगा, ठीक है, E अपॉन 2.303 आर T1, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग के, अच्छा ये लॉग m माइनस लॉग n दिख रहा है, लॉग m माइनस लॉग n की वैल्यू बताया था कुछ, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू होता है लॉग m अपॉन n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा E2, यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे पहले तो कॉमन कर लो, EA अपॉन EA कॉमन कर लिया, माइनस को कॉमन नहीं करते हैं, EA, ठीक है, अपॉन 2.303, ठीक है, 2.303, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा RT नहीं लेते हैं, R ले लेते हैं, R कॉमन रहेगा, 2.303 R, ठीक है। अब कॉमन हो गया, यहाँ पे माइनस को अंदर भेज दे तो माइनस अंदर रहेगा, तो 1/T1 प्लस में है तो 1/T1 माइनस 1 कितना हो जाएगा T2, ठीक है। और ये हमारा बन जाता है फाइनल इक्वेशन, जिसमें कि आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, चेंज करके, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो K2 में, ठीक है, K की वैल्यू में क्या चेंज आएगा वो ये इक्वेशन बताएगा। और इस इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, समझ में आया। देख लीजिए, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस T2, और यहाँ पे क्या लिखा है, हमने बोला है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, तो देख लो T2 अगर ग्रेटर होगा तो 1 अपॉन, भाई जो ग्रेटर होगा उसका रेसिप्रोकल तो कम आएगा ना, हाँ भाई देख लीजिए 1/3 है, ठीक है, 1/3 है और 1/2 है, 2 छोटा है तो उसका फ्रैक्शन 0.5 आएगा, ठीक है, और 3 बड़ा है तो उसका फ्रैक्शन कितना आ रहा है 0.33, यानी जो वैल्यू बड़ी है उसका फ्रैक्शन, उसका रेसिप्रोकल हमेशा छोटा आता है, और जो छोटी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल बड़ा आता है, ठीक है। तो देख लो बड़ा है रेसिप्रोकल छोटा आएगा, इसलिए बाद में रखा है माइनस, ठीक है, और ये प्लस में है तो बड़े में से छोटा जब माइनस होगा तो ये वैल्यू प्लस में आएगी, तो ये भी वैल्यू प्लस में आएगी, तो यानी कि K2 भी क्या कर रहा है भाई, जब ये पूरी वैल्यू प्लस में आ गई तो 1 log K2 अपॉन K1 की वैल्यू प्लस में आएगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे K की वैल्यू बढ़ रही है, समझ में आया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे K की वैल्यू बढ़ रही है, यहीं से पता चल गया, लेकिन कितनी बढ़ रही है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और क्वेश्चन को अच्छे से लगाना पड़ेगा, जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, समझ में आया। इन सभी चीज़ों को बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है। ये तब का है, ये एक्सप्रेशन अरीनियस का है, लेकिन तब के लिए है जब एक ही रिएक्शन के 2 अलग अलग टेम्परेचर दिए हों, और बता रहा हूँ कि इतने टेम्परेचर पे हमने K की वैल्यू इतनी देखी, बताओ इतना अगर टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस या इतना केल्विन बढ़ा देते हैं तो K2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये तब के लिए, ये इक्वेशन तब के लिए। लेकिन अगर टेम्परेचर आपको दिया है, ठीक है, और क्या दिया है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी दी है, R की वैल्यू पता ही है आपको, A की वैल्यू दी हुई है, और कह रहा है कि बताइए K की वैल्यू क्या होगी, तब ये इक्वेशन लगाएंगे, अरीनियस का मैथमेटिकल इक्वेशन, समझ में आया, क्लियर हुई बात। तो ये पूरा था रिलेट करता, ये पूरा कॉन्सेप्ट था फॉर डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट इक्वेशन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर की डिपेंडेंसी क्या होती है, किस तरह चेंज करता है, किस तरह वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ, वो सारी चीज़ें पढ़ ली। ओवरऑल हमें यही जानना है कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन उसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, तो ये इक्वेशंस दिए हैं, इन्हीं मैथमेटिकल इक्वेशन से आपको प्रूव करना है, समझाना है, बताना है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अपने नंबर ले आने हैं, समझ में आया, ठीक है। बोल दो, हो गया तुनक तुन तारा रारा हैं, कर रहा है, हैं, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो तुनक तुन तारा रारा हो कर रहा होगा ये दिमाग कि भैया समझ में तो आ गया, अब तो फोड़ देंगे, हैं, तो फोड़ना ही है भाई, फोड़ना ही है, उसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए तो समझा रहा हूँ, समझ में आया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट अब पढ़ना है, फिर कोलिजन थियरी पढ़नी है, और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगा, आपको लॉगरिथम में निकालना बताऊंगा, लॉग कैसे निकालते हैं उसको मैं बताऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है, डिफाइन करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन में, ठीक है, लॉगरिथम निकालने आपको आना चाहिए, लॉग एंटी लॉग दोनों आना चाहिए, ठीक है, अच्छे से। तो उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कल लास्ट डे होगा इस चैप्टर का, ठीक है, कल एंड हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यहाँ पे आते रहिए एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री पे और पढ़ते रहिए। बाकी मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।